आज से अपन चालू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। अब ये चैप्टर में का फर्स्ट टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो एक बात ध्यान में रखना कि अपने बॉडी में बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम रहती है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, कंट्रोल सिस्टम, ये सब सिस्टम्स है अपने बॉडी में। एंड समझो अभी आप सब जन वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखते समय आप ध्यान लगा के देख रहे हैं, आप समझ ले रहे हैं बराबर, तो माने आपकी नर्वस सिस्टम काम कर रही है। उसी तरह से बाकी सिस्टम चालू नहीं किया, वो भी चालू है। कुछ आपने खाया होगा, डाइजेशन प्रोसेस चालू होंगी, तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। हर बार अपन O2 अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, O2 इनहाल, CO2 एक्सहाल, ये प्रोसेस को बोलते हैं अपन रेस्पिरेशन, और सिस्टम बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है, वो हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ये सब सिस्टम एट ए टाइम सब चालू रहती है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से, यानी बराबर एक में को धर के चलती है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो यही पॉइंट बराबर ध्यान में रखने का है, और ऐसा सब एनिमल्स में रहता है। ऐसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसानों में ये प्रोसेस चालू है, ऑर्गन सिस्टम बराबर एक में से कोऑर्डिनेट कर रही है। ये पूरे जितने एनिमल्स है सब में ये प्रोसेस एट ए टाइम ऑर्गन सिस्टम सब कोऑर्डिनेशन से चालू रहती है। और ये जितने प्रोसेस है, जितनी सिस्टम्स है, इन सबको एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो यही टॉपिक अपन चालू करने वाले हैं, बराबर ध्यान लगा के देखो। व्हेरियस ऑर्गन सिस्टम आर कंटिन्युअसली परफॉर्मिंग देअर फंक्शन्स इन ह्यूमन बॉडी। मी तुम्हाला पहिले सांगितलेलं आहे, सगळे ऑर्गन सिस्टम असतात की कंटिन्युअसली ते कार्य करत असतात आपल्या बॉडीमध्ये। आपण झोपलो असो तरीही डायजेशन प्रोसेस, रेस्पिरेटरी सिस्टीम, सर्क्युलेटरी सिस्टीम, या सगळ्या सिस्टीम ॲटोमॅटिकली चालू असतात, कोणतीही सिस्टीम थांबत नाही. कंटिन्युअसली परफॉर्मिंग देअर फंक्शन्स इन ह्युमन बॉडी अलॉंग विथ व्हेरियस सिस्टीम लाईक डायजेस्टिव्ह. मी तुम्हाला पहिले सांगितलं की डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, की आपण खाल्लेलं पूर्ण पचवू नये, त्याला म्हणतो आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. नंतर रेस्पिरेटरी सिस्टीम, आपण रेस्पिरेशनबद्दल नंतर डिटेलमध्ये शिकणारच आहे. नेक्स्ट पेजवर तुम्हाला तोच टॉपिक दिलेला आहे. पहिले डायजेस्टिव्ह, मग रेस्पिरेटरी, मग सर्क्युलेटरी सिस्टीम, जे बॉडीमध्ये ब्लड असते ते ब्लड फ्लो होते थ्रू क्लोज ब्लड वेसल, त्याला म्हणतो आपण सर्क्युलेटरी सिस्टीम. एक्सक्रेटरी सिस्टीम, की एलिमिनेशन ऑफ नायट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, म्हणजे जे काही खाल्लं असेल, जे पचलं नसेल त्याला बाहेर काढणे, त्याला म्हणतो आपण एक्सक्रेटरी सिस्टीम. आणि कंट्रोल सिस्टीम, कंट्रोल सिस्टीमचा अर्थ होतो आपली सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. जी नर्वस सिस्टीम असते, जी आपली पूर्ण बॉडी पार्ट्सला कंट्रोल करते, त्याला म्हणतो आपण नर्वस सिस्टीम. तर या सगळ्या व्हेरियस सिस्टीम्स असतात. मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितलेलं आहे, डायजेस्टिव्ह, रेस्पिरेटरी, सर्क्युलेटरी, एक्सक्रेटरी अँड कंट्रोल सिस्टीम. आणि याच्यासोबत इंटरनल आणि एक्सटर्नल ऑर्गन्स असतात. Different external and internal organs are performing their functions independently but through a complete coordination. प्रत्येकांचं कार्य वेगळं राहील. हर इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन, हर सिस्टम का कार्य इंडिपेंडेंटली रहेगा, लेकिन एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा. काय सांगतो आहे, नीट लक्ष द्यायचं आहे. व्हेरियस ऑर्गन सिस्टम आर कंटिन्युअसली परफॉर्मिंग देअर फंक्शन्स इन ह्युमन बॉडी. आय होप यू विल अंडरस्टँड इट.
along with the various system like digestive, respiratory, circulatory, excretory and control system. Different external and internal organs are performing their functions independently but through a complete coordination. वेगवेगळ्या सिस्टीम्स असतात, ते प्रत्येक जण आपापलं काम वेगळं करतात, पण एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन असतो. दिस ओव्हरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल ऑर्गेनिज्म. मी तुम्हाला पहले सांगितलेलं आहे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिस्टम, ये प्रोसेस, ये कोऑर्डिनेशन मोर और लेस सब एनिमल्स में कॉमन रहता है. अब मैंने आपको भी ये भी बोला था स्टार्टिंग में कि इनको एनर्जी की जरूरत रहती है. दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्युअस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर धिस पर्पज. याच्याकरता त्यांना एनर्जीची गरज लागते. कार्बोहायड्रेट, फॅट्स, लिपिड्स are the main source of this energy and it is harvested by the mitochondria present in each cell. काय सांगितलं एकदा नीट लक्ष द्या. या पूर्ण सिस्टीमला, या इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गनला एक कंटिन्युअस सोर्स ऑफ एनर्जीचा लागतो. कार्बोहायड्रेट, फॅट, लिपिड आर द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी. मेन सोर्स कोणते आहे नीट लक्ष ठेवा. कार्बोहायड्रेट, फॅट्स आणि लिपिड. इट इज हार्वेस्टेड बाय द मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट इन इच सेल. आणि ते मिळवतो मायटोकॉन्ड्रिया की जे प्रत्येक सेलमध्ये प्रेझेंट असतो. मायटोकॉन्ड्रिया पॉवर हाऊस ऑफ सेल. मायटोकॉन्ड्रियाला म्हणतात पॉवर हाऊस ऑफ सेल. याच्यापासनं एनर्जी करन्सी म्हणजेच ॲडेनोसाईन ट्रायफॉस्फेट म्हणजेच ATP तयार होते. मग मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ATP असतात आणि ते एनर्जी करन्सी म्हणून म्हणजे एनर्जी सप्लायचं काम करतात. पूर्ण प्रोसेस करता कंटिन्युअस सोर्स ऑफ एनर्जी पाहिजे. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आहे कार्बोहायड्रेट, फॅट, लिपिड. इट इज हार्वेस्टेड बाय द मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट इन इच सेल की जो मिळवतो मायटोकॉन्ड्रिया. इट इज नॉट लाईक दॅट ओनली फूड स्टफ इज सफिशियंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बट ऑक्सिजन इज ऑल्सो नेसेसरी. फक्त फूड स्टफच आहे भरपूर. कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन उसके साथ में ऑक्सीजन भी होना. ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी. All these foodstuff and oxygen are transported up to the cell via circulatory system. All these, that is foodstuff and oxygen. Foodstuff आणि ऑक्सिजन हे ट्रान्सपोर्टेड अप टू द सेल. म्हणजे सेलपर्यंत ट्रान्सपोर्ट करते. तर कोण करते? तर आपली सर्क्युलेटरी सिस्टीम करते. ऑल दे दॅट इज foodstuff and oxygen are transported up to the cell via circulatory system. Besides, it is coordinated by the control system of the body. That is, each life process contributes in its own way in the process of energy production. Functioning of all these life processes also require the energy. क्या बोला है बराबर समझ लो. Besides, it is coordinated by the control system of the body. अब कंट्रोल सिस्टम माने क्या, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत नर्वस सिस्टम रहता है, उसको अपन कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, यानी वो बराबर कोऑर्डिनेशन करता है. तो कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है डेट इज ईच लाइफ प्रोसेसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स इन इट्स ओन वे इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. कि सब लाइफ प्रोसेसेस है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन कैसा तैयार होगा. It is coordinated by the control system of the body. That is, each life process contributes in its own way in the process of energy production. कि ये सब लाइफ प्रोसेस है. लाइफ प्रोसेस माने क्या? ग्रोथ है, बाद में न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब लाइफ प्रोसेस रहते. तो ये अपने अपने तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस, और उनका जो कार्य रहता है, लाइफ प्रोसेस का कार्य जो रहता है, ग्रोथ का काम कि ग्रोथ करना बॉडी को, जो कार्य रहता है लाइफ प्रोसेस का, जो फंक्शन रहता है उसको, इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत रहती है.
फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो रिक्वायर द एनर्जी। तो ये था अपना पूरा पहला पैसेज, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। इसको बराबर ध्यान में रखना। इसमें एक ही बात ध्यान में रखने का अपने को कि जितने अपने लाइफ प्रोसेस रहते हैं, ऑर्गन सिस्टम रहते हैं, सब एक में एक से कोऑर्डिनेशन रहते हैं, एक में के साथ काम करते हैं। वो सब एनिमल्स में कॉमन रहता है नियर अबाउट। और जितने लाइफ प्रोसेस रहते हैं और बाद में अपना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड, उसको हार्वेस्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया और तैयार करता है एनर्जी। एनर्जी प्रोडक्शन का काम, और बाद में फूड स्टफ और ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट होता है सेल तक, सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करता है। और it is coordinated by the control system of the body, that is each life process contributes in its own way in the process of energy production। और जितने फंक्शंस रहते हैं लाइफ प्रोसेस के, उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो ये पैसेज बराबर पढ़ लेना, इजी है। नेक्स्ट पैराग्राफ के अपन आ रहे हैं कि ह्यूमन एंड अदर एनिमल कंज्यूम द फ्रूट्स एंड व्हेजिटेबल। आपण आणि बाकीचे प्राणी आपण फळं आणि भाज्या खातो. ह्युमन अँड अदर ॲनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप. प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, माने वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. They utilize some of the food for themselves, whereas remaining is stored in various parts like fruit, leaves, stem, roots, etc. क्या बोला है बराबर ध्यान में रखो. प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप है. वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. वो जो खाना बनाते हैं थोड़ा बहुत खुद के लिए यूज करते हैं. They utilize some of the food for themselves. और बाकी बचा हुआ फूड वो स्टोर करते हैं वेरियस पार्ट्स में. कौन कौन से? फल है, पत्ते है, स्टेम है, रूट्स है, एटसेट्रा. वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल. और बाद में अपन वो यूज करते हैं वेरियस प्लांट मटेरियल एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. और अपने को अलग अलग न्यूट्रिशन मिलता है. कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एटसेट्रा. विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट? ये कौन सा फूड मटेरियल के कारण कौन से अपने को न्यूट्रिशन मिलता है, वो बताओ. एक बार फिर से ये सेकंड पैराग्राफ. अपन और अदर एनिमल कंज्यूम करते फ्रूट्स, वेजिटेबल. प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है, थोड़ा बहुत खुद के लिए यूज करता है, बाकी स्टोर करता है फ्रूट में, लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में. अपन कंज्यूम करते हैं प्लांट के डिफरेंट प्लांट मटेरियल और ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स. अब अपने सबको मालूम है कि विटामिन सी बहुत रहता है आंवला में, संतरे में. बाद में कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा रहता है अपन पोटॅटो में या रॅडिश में. तर याच्यामध्ये भरपूर कार्बोहायड्रेट तुम्हाला पाहायला भेटते, प्रोटीन पाहायला भेटते तुम्हाला मठ वगैरेमध्ये. तर हे सगळे डिफरंट पार्ट्स असतात प्लांटचे की ज्यापासून आपल्याला वेगवेगळे न्यूट्रिशन मिळतात. विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट? वी ऑब्टेन द कार्बोहायड्रेट फ्रॉम मिल्क. आपल्याला कार्बोहायड्रेट मिळते मिल्कपासनं, फ्रूट्सपासनं, गुळापासनं, म्हणजे शुगरकेन ज्यूसपासनं किंवा शुगरकेनपासनं. व्हेजिटेबल, पोटॅटो, स्वीट पोटॅटो, स्वीट मीट, सेरल लाईक व्हीट, मेज, रागी, जवार, मिलेट, राईस, एटसेट्रा. हे नीट लक्षात ठेवायचं तुम्हाला की वी ऑब्टेन कार्बोहायड्रेट फ्रॉम मिल्क, फ्रूट, जॅगरी, केन शुगर, व्हेजिटेबल, पोटॅटो, स्वीट मीट and cereals like wheat, maize, ragi, jawar, millet, rice, etc. 4 किलो कॅलरी एनर्जी मिलते 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पासनं. आणि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपने को 4 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी मिलती है. इसको बराबर टिक मार करके रखना. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक में ये क्वेश्चन आ सकता है
कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो वो है 4 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी मिलती है। अब अपन ये देखेंगे कि एनर्जी कैसे तैयार होती है, एनर्जी कैसे मिलाई जाती है। लेट अस स्टडी द वे बाय विच दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। Many players are seen consuming some foodstuff during the break of the game. गेम चालू असतो, जनरली आपण पाहतो की बॅडमिंटनच्या वेळेस किंवा लॉन टेनिसच्या वेळेस प्लेयर जेव्हा ब्रेक घेतात तेव्हा फटकन एखादं फ्रुट्स काढतात आणि ते कन्झ्युम करतात. तर ते इन्स्टंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोव्हाइड करते ते फ्रूट. दॅट्स वाय दे आर कन्झ्युमिंग द बनाना like fruit. Many players are seen consuming some food stuff during break of this game. आता रेस्पिरेशन काय, व्हॉट इज रेस्पिरेशन, हाऊ डज इट ऑकर, आपण आता ह्या सगळ्या गोष्टी पाहणार आहे. रेस्पिरेशनमध्ये तुम्हाला पण सांगितलं आहे, O2 कन्झ्युम करतो, CO2 एक्झाल करतो, तर या गोष्टी त्यामध्ये येतात. रेस्पिरेशनची रिॲक्शन तुम्हाला आठवते का, मागच्या वर्षी झालेली आहे. C6H12O6 plus 6O2 gives 6 CO2 plus 6 H2O plus energy in the form of ATP molecules. तर आता आपण नेक्स्ट टॉपिक आपला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड एनर्जी प्रोडक्शन. ऑब्झर्व अँड लेबल द डायग्रॅम गिवन बिसाइड. डायग्रॅम नीट ऑब्झर्व करा आणि याला नीट लेबलिंग करा. तुम्हाला ॲन्सर हे पिक्चर दाखवलेलं तुम्हाला ॲन्सर सेट दिलेला आहे. तर फक्त एका ठिकाणी स्पेलिंग मिस्टेक आहे, ते नीट नोज लक्षात ठेवा. NOAC वरती एकदम लेफ्ट साईडला एकदम टॉपवर ते नोज करा. बाकी सगळं बरोबर आहे. नीट तुमच्या बुकमध्ये नोट डाऊन करून ठेवा. बराबर ध्यान में रखो. अब ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अब तक अपन ये बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे थे, अब ये पूरा इम्पोर्टेंट है. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑकर एट 2 लेवल्स एट बॉडी एंड सेलुलर लेवल. लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है 2 लेवल पे. टाइप बोलना नहीं, 2 लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, बॉडी एंड सेलुलर लेवल. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑकर एट 2 लेवल एट बॉडी एंड सेलुलर लेवल. ऑक्सीजन एंड CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकरिंग एट बॉडी लेवल. तो बॉडी लेवल में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है. एंड अपन O2 कंज्यूम करते हैं, CO2 एक्सहाल करते हैं बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग. एंड बॉडी अपना O2 अंदर लेंगा और अपन CO2 सराउंडिंग में छोड़ देंगे. तो ये जो रेस्पिरेशन हो गया, ये हो गया बॉडी लेवल का. बराबर ध्यान में रखो. O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकरिंग एट बॉडी लेवल. फिर सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. जो कुछ अपन ने खाया होगा वो होगा ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन के साथ में उसके रिएक्शन होंगी. जो अपन ऑक्सीजन अंदर लेंगे उसके विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. तो कुछ एनिमल्स एनारोबिक रहती है यानी वो ऑक्सीजन उनको जरूरत रहती नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, तो वहां पे विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन उनका फूड स्टफ ऑक्सीडाइज हो जाएगा. In case of respiration at cellular level, food stuff are oxidized either with or without help of oxygen. क्या बोला है, ध्यान में रखो. 2 लेवल है रेस्पिरेशन के, बॉडी सेलुलर. बॉडी में क्या हुआ, O2 CO2 का एक्सचेंज हुआ बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग.
सेलुलर में क्या हुआ, जो कुछ अपन ने खाया वो ऑक्सीडाइज हुआ आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल, फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज विथ आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. Carbohydrate of the food that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily needs. जो फूड में से यानी जो फूड रहता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा रहता है वो अपन यूज करते हैं डेली नीड्स के लिए, यानी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो जो एनर्जी लगती है अपने को दिन भर के लिए, तो जनरली अपन वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं. Carbohydrate of the food that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily needs. एनर्जी मिलती है अपने को एटीपी के फॉर्म में. मैंने आपको पहले बोला कि जो एनर्जी मिलेंगी अपने को एटीपी के फॉर्म में, ये है एनर्जी करेंसी. इसको अपन नेक्स्ट पेज में बाद में अपन देखने वाले हैं डिटेल में, तो अभी मैं इसमें टाइम गंवाता नहीं. एक बात ध्यान में रखो, जो भी एनर्जी मिलेंगी वो मिलेंगी अपने को एटीपी के फॉर्म में, adenosine triphosphate. For this purpose, glucose, a type of carbohydrate, glucose C6H12O6, बराबर ध्यान में रखो क्या क्या मैं बोल रहा था मैं. ग्लूकोज C6H12O6, a type of carbohydrate, is oxidized, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा जैसे अपनी रेस्पिरेशन की रिएक्शन थी. C6H12O6 plus 6O2 step by step in the cell. दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. क्या बोला, सेलुलर रेस्पिरेशन. एक बार फिर से ध्यान में रखो, रोज जो एनर्जी लगती है वो अपन मिलाते हैं कार्बोहाइड्रेट से. एनर्जी मिलती है अपने को एटीपी के फॉर्म में. उसके लिए जो ग्लूकोज रहता, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है. वो ऑक्सीडाइज होगा स्टेप बाय स्टेप इन द सेल. is oxidized step by step in the cell. This is called cellular respiration. And carbohydrate यानी ग्लूकोज ये ऑक्सीडाइज होगा स्टेप बाय स्टेप. ये तीन अलग अलग स्टेप्स है, वो अपन थोड़ी देर के बाद देखेंगे. तीन अलग अलग स्टेप्स है उसको, उसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होते रहता है और उसको बोलते हैं अपन सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय टू मेथड. और सेलुलर रेस्पिरेशन के दो टाइप रहते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन के दो अलग अलग टाइप रहते हैं. एक रहता है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है, और दूसरा रहता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है. पुन्हा सांगतो आहे, नीट लक्ष द्या. सेल्युलर रेस्पिरेशनचे दोन प्रकार असतात, ॲरोबिक ॲनारोबिक. ॲरोबिक ऑक्सिजन इन्वॉल्ड असतो, ॲनारोबिक ऑक्सिजन इन्वॉल्ड नसतो. की ज्यांना श्वास घेण्याकरता ऑक्सिजनची गरज आहे, म्हणजे आपण आपल्यासारखे सगळे जितके प्राणी आहे बाकी सगळे की ज्यांना ऑक्सिजन लागतो त्यांना म्हणतो आपण ॲरोबिक रेस्पिरेशन, म्हणजे त्यांचं रेस्पिरेशन म्हणतो आपण ॲरोबिक. आणि ज्यांना श्वास घ्यायला ऑक्सिजनची गरज लागत नाही त्यांना म्हणतो आपण ॲनॲरोबिक प्राणी, आणि त्या रेस्पिरेशन म्हणतो आपण ॲनॲरोबिक रेस्पिरेशन. देर आर टू मेथड्स ऑफ ॲरोबिक and anaerobic respiration. In aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 steps. Glucose oxidized होतो 3 steps मध्ये. In aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 steps. Number first, glycolysis. अब ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको पहले बोला है, एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप रहते हैं. 3 स्टेप के नाम, पहला ग्लाइकोलिसिस, बाद में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, ट्राई, T स्टैंड फॉर ट्राई, C स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक, A स्टैंड फॉर ॲसिड सायकल, और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही लक्षात ठेवायचं की आपण जे एनर्जी मिळवतो आहे, आपण जी एनर्जी कंझ्युम करतो आहे, जी मिळवतो आहे, जे आपण फूड खाल्ल्यानंतर त्या एनर्जी मिळण्याकरता 3 वेगळ्या प्रोसेस असतात. त्याला म्हणतो आपण ॲरोबिक रेस्पिरेशनच्या 3 स्टेप्स आहेत. तर पहिला ग्लायकोलिसिस, मग TCA सायकल, मग इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन.
त्याचे पहिले ग्लायकोलिसिस, प्रोसेस ऑफ ग्लायकोलिसिस होते मायटोकॉन्ड्रियाच्या बाहेर म्हणजे सायटोप्लाझममध्ये. प्रोसेस ऑफ ग्लायकोलिसिस ऑकर इन सायटोप्लाझम. A molecule of glucose is oxidized step by step in this process. ग्लूकोज मॉलिक्यूल हा ऑक्सीडाइज होतो स्टेप बाय स्टेपनी. बराबर ध्यान में रखो क्या पढ़ रहे हो तो अपन, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है. एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. उसमें का पहला ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में. उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होगा, स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा. और अपने को 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे हर एक के. किसके किसके? पायरुविक एसिड के, एटीपी के, NADH2 के और वाटर के. वाटर आर फॉर्म. Process of glycolysis occur in cytoplasm. A molecule of glucose is oxidized step by step in this process, and 2 molecules of each pyruvic acid, ATP, NADH2, and water are formed. ATP adenosine triphosphate, NADH2 nicotinamide adenine dinucleotide. आपको पेज नंबर 14 में ऑलवेज रिमेंबर में NADH2 का लॉन्ग फॉर्म दिया गया है विथ स्पेलिंग. बराबर ध्यान में रखो. यानी क्या हुआ? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ स्टेप बाय स्टेप. क्या मिला अपने को? 2 मॉलिक्यूल मिले हर एक के. किसके किसके? पायरिक एसिड, ATP, NADH2 और वाटर भी मिला. जो देखो पायरुविक एसिड मिला, मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू, वो कन्वर्ट हो गया कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम में. और जब वो कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोएंजाइम में, उस समय में 2 मॉलिक्यूल NADH2 के और 2 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज हुए. मैं क्या बोल रहा हूँ आप बराबर ध्यान में रखो, बराबर किताब में ध्यान में रखो और आपको बराबर समझ में आएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप रहते हैं. ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. उसमें का पहला ग्लाइकोलिसिस दिख रहे अपन कि प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म. ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, दैट इज पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 and water are formed. Molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into 2 molecules of acetyl coenzyme A. जो अपने को ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक एसिड मिले. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड मिले एंड 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गए 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम A में. Molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into molecules of acetyl coenzyme A. और बाद में अपने को 2 मॉलिक्यूल्स इसमें से NADH2 के और 2 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज हुए. और ये प्रोसेस में जब पायरुविक एसिड से कन्वर्शन हुआ एसिटिल कोएंजाइम A में, तो जो NADH2 और CO2 इसमें रिलीज हुए 2 मॉलिक्यूल. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो ये बात बराबर ध्यान में रखने का अपने को. जब आपको ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में F नंबर का, यानी अपने को 2 में F ग्लाइकोलिसिस डेफिनेशन है, तो उसके लिए ऊपर का पैराग्राफ लिखने का है. प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म. ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म. एंड ये बात अभी फिलहाल के लिए ध्यान में रखो. उसके बाद में मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड करने वाले हूँ, वो मैं उसमें से देख लेना बाद में. और बाद में ये 2 डेफिनेशन अपने मन से लिखने का ट्राई करना, वो मैं वर्कशीट में डालने वाला हूँ. कौन से सेलुलर रेस्पिरेशन एंड क्वेश्चन नंबर 2D, क्वेश्चन नंबर 2E और ग्लाइकोलिसिस. ये तीनों डेफिनेशन अपने मन से एक बार लिखने का ट्राई करना. ये तीनों टॉपिक अपन ने आज ले चुके हैं
एक डिफरेंस है एरोबिक एनारोबिक का, वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 सी, उसके बारे में आप चिंता मत करो। लेकिन ये 3 डेफिनेशन आपने बराबर अपने मन से तैयार करो। सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलाइसिस। और इतना पेज नंबर 12 तो नहीं, लेकिन पेज नंबर 13 बराबर जितना मैंने पढ़ाया, थोड़ा बहुत ही पढ़ाया है, एक पेज भी अपना अभी पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन जितना भी पढ़ाया है उसको बार बार पढ़ो, यानी आगे आपको जो टीसीए साइकिल है वो समझने में मदद मिलेगी।